हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस एपिसोड। यहाँ पे बेटा हम डिस्कस करेंगे टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको इसके बारे में पता होगा, बट जब इसके क्वेश्चन करने होते हैं एप्लीकेशन में हमें दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री जो है अराउंड द ट्राइंगल वो थोड़ी सी वीक होती है, इस वजह से आपको दिक्कत आती है। तो हम चाहेंगे ये दिक्कत ना आए, तो हम सबको डिस्कस करेंगे। पहले टीआईआर के बारे में बेसिक जो होता है आपको पता, वो एक बार देख लेंगे, और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ज्योमेट्री है अराउंड द ट्राइंगल उसे भी देख लेंगे। ओके बच्चों, तो देखो टीआईआर क्या होता है बेटा। पहली बात तो टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तभी होगा जब लाइट हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। अगर रेयर टू डेंसर है तो टीआईआर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है बेटा, मीडियम वन। ये आपका मीडियम वन है, और यहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, मीडियम टू। इसे ले लेता हूं मैं डेंसर मीडियम। जब मैंने इसे डेंसर मीडियम ले लिया बेटा, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ले लेता हूं म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। होगा क्या बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट रे डाली आई एंगल पे, तो बेटा ये डेंसर से रेयर जा रही है, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल आर एंगल पे। अब मैं अगर स्नेल्स लॉ को अप्लाई करता हूं तो आप क्या देखेंगे बेटा, म्यू डी इंटू साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ के एंगल का साइन, इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर। अब जो ये म्यू आर है और ये जो म्यू डी है, ये तो बेटा कांस्टेंट है, ये बदल नहीं सकता। बट हमेशा एलएचएस को किसके बराबर होना चाहिए, आरएचएस के। तो इसके लिए क्या होगा बेटा, आप देखेंगे जैसे जैसे ये आई इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे मेरा साइन आई भी इंक्रीज करेगा। आई इंक्रीज करेगा तो साइन आई इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड ओवरऑल मेरा इंक्रीज करेगा, तो राइट हैंड साइड को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। मैंने पहले ही बता दिया म्यू डी और म्यू आर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो इंक्रीज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो मेरा आर बन रहा है, इसे भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। और इंक्रीज जब करना पड़ेगा तो मेरा साइन आर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात आती है ये कितना इंक्रीज हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं। ये जो आई है या आर है, ये दोनों ही मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 90 डिग्री तक। पर पहले कौन 90 डिग्री को चला जाता है, पहले ये आर 90 डिग्री को चला जाता है, जिसे हम कहते हैं केस ऑफ ग्रेजिंग। देखिए कैसे, ये रहा मेरा इंटरफेस बेटा, वही नीचे मेरा डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयर मीडियम। ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस डाला। ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा है जिसे मैं आईसी या थीटा सी बोलता हूं, और इसी को कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। ओके, इस क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, जो हमारी लाइट रेज है रिफ्रैक्टेड वाली, वो ग्रेज करती है। ओके, मतलब क्रिटिकल एंगल से कम होगा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमारा रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रिफ्रैक्शन। और अगर ऐसा होगा तो लाइट रेज ग्रेज करेगी, जिसे हम कहते हैं केस ऑफ ग्रेजिंग। बेटा एक अगर एमसीक्यू में आ जाता है कभी आपका कि यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, नहीं, रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, हल्का सा रिफ्लेक्शन। दैट्स वाई थोड़ा ज्यादा रिफ्रैक्शन, थोड़ा कम रिफ्लेक्शन। बट बेटा एक ऐसी कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता है, जो हमारा ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे क्या था बेटा, क्रिटिकल एंगल से कम था, यहाँ क्रिटिकल एंगल है, यहाँ पे वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये जो हमारी इक्वालिटी है साइन लॉ, सॉरी स्नेल्स लॉ की, म्यू डी साइन आई इक्वल्स टू म्यू आर साइन आर, अब ये इंक्रीज हो चुका है मैक्सिमम, ये फर्दर इंक्रीज नहीं हो सकता। बट लेफ्ट हैंड साइड स्टिल इंक्रीज कर रही है, तो राइट हैंड साइड तो एक मैक्सिमम अपने सैचुरेशन पे पहुंच चुकी है, अब ये इंक्रीज नहीं कर सकता। तो इसके लिए अब ये लॉ वैलिड ही नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है, लाइट रेज रिफ्रैक्ट होने की जगह 100% रिफ्लेक्शन कर जाती है। ओके, यहां पे क्या हो गया बच्चों, 100% रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वजह समझ में आ गई आपको, टी आई आर हो क्यों रहा है नेचर में, क्योंकि जो स्नेल्स लॉ है ये अब यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाएगा। होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसके बाद थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री देखें। उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक मैं प्रिज्म का फेस ले रहा हूं, इक्विलेटरल प्रिज्म का इक्विलेटरल फेस, यहाँ पे ये है 60 डिग्री, यहाँ पे ये भी कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे ये भी कितना है 60 डिग्री। मेरे पास बेटा एक लाइट रेज आती है ऐसे, ये तो क्या होगा मेरा
रेयर मीडियम, दैट वन इज डेंसर मीडियम, दैट वन इज आल्सो रेयर मीडियम। तो जब 90 डिग्री पे नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो स्ट्रेट पास करेगी। यहाँ पे हमें देखना है चीजें क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना यहाँ के लिए, हमेशा जब भी डेंसर से कहा जाना है रेयर, जब भी आपको डेंसर से रेयर जाना है तभी आपको टीआईआर चेक करना है। रेयर से डेंसर के लिए आपको कभी भी इसे चेक नहीं करना। हमेशा कब चेक करना है, जब आप कहा जाएंगे डेंसर से रेयर में। यहाँ पे आपने नॉर्मल प्लॉट करा, अब आपको ज्योमेट्री देखनी है। ज्योमेट्री कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ दो कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। एक होगा हमारा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, दूसरा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास, कि एक कोई भी ट्राइंगल है उसके सारे एंगल का सम हमेशा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो दो एंगल हमें गिवन होंगे, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। क्यों, जब बेटा मैं यहाँ पे क्या डालता हूं, नॉर्मल डालता हूं, तो नॉर्मल आपको पता है 90 डिग्री बनाएगा। तो क्या सिर्फ यही 90 डिग्री बनाएगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हर जगह 90 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। मतलब अगर मैं इसे फाइंड कर लूं तो कॉम्प्लीमेंट्री से ये फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ 60, और ये क्या मेरा 90 डिग्री। 90 और 60 कितने हो गए बेटा, 150। 90 और 60 को ऐड करेंगे आपके पास कितना आएगा, 150। और एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल सम कितना होना चाहिए, 180। तो 180 में से 150 आपको मिल चुका, अब कितना बचा, 30 डिग्री। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। और यहाँ पे बेटा आपके पास फिर क्या बचेगा, 30। ये जैसे नॉर्मल डाला तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, 30 हो गया। अब 90 बनाने के लिए आपको कितनी की जरूरत है, 60 डिग्री। प्लीज बच्चों मैं आपसे कहूंगा, आप हमेशा अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, फंडामेंटल्स पे फोकस करें, कभी भी आप ट्रिक्स के ऊपर ना जाए। क्यों, कोई बताता बेटा यहाँ जो एंगल होगा 60 वही यहाँ बना दो 60, या यहाँ जो एंगल होगा 60 यहाँ बना दो, तो वो पर्टिकुलर केस के लिए तो वैलिड होगा। बट अगर हमारा ट्रायंगल बदल दिया तो जरूरी नहीं हमेशा इक्विलेटरल और राइट एंगल प्रिज्म के ही सरफेस आए हमारे ट्रायंगल, स्केलन का भी आ सकता है। तब बेटा दिक्कतें आने लगती है। हो सकता है वो आइसोसेलेस हो बट राइट एंगल आइसोसेलेस ना हो, तब वहां पे हमारी ट्रिक्स काम नहीं कर सकती। तो वहां पे आपको जो सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा और जिससे आपका सही आंसर आएगा वो आपके फंडामेंटल्स होंगे। तो हमेशा फंडामेंटल्स पे फोकस करें। तो बेटा 30 डिग्री और ये क्या आ गया आपका 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैसे जज करा। अब यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ होगा। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर यहाँ पे पहला R1 फिर ये R2। बट अगर मुझे सिर्फ टीआईआर चेक करना है तो इसे क्या मानूंगा मैं, डेंसर से रेयर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखना होगा। बहरहाल आपको होप करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक और देख लेता हूँ बेटा मैं। जैसे कि मान लो ये मैंने एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया। ये ले लेता हूँ बेटा मैं 60 डिग्री, और ये ले लेता हूँ बेटा मैं 30 डिग्री, और ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री। अब बेटा एक स्ट्रेट लाइन में रह गई मेरे पास 90 डिग्री पे। ओके, विदाउट डेविएशन पास होगी, ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। देखो बेटा 90 60, तो यहाँ पे ये कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टीआईआर चेक करने के लिए यहाँ पे आप नॉर्मल डाल दीजिए। नॉर्मल जब आपने पुट कर दिया बेटा तो नॉर्मल के बाद आप देखेंगे ये तो नॉर्मल हो गया, पता ये 90 होगा तो ये वाला भी 90 होगा। 90 में से 30 यहाँ आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन्हें जोड़ने पे कितना आना चाहिए 90, तो ये 30 बेटा, तो यहाँ बचा हुआ कितना बनेगा 60। ओके, इसी को अगर मैं अलग तरीके से ले लेता, कैसे देखते हैं, पहले आप इसे समझ लीजिए फिर मैं एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करता हूं। ओके, तो मैं इसे इरेज कर देता हूं बेटा, इरेज कर दिया। सेम राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। अब यहाँ पे बेटा मैं ले लेता हूँ 30, तो यहाँ पे कितना लेना होगा बेटा मुझे 60। ओके, तो अब बेटा ये सीधी रेस गई तो बिना डेविएशन के ये पास हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बेटा मैंने नॉर्मल प्लॉट करा। अब आप खुद बताए बेटा बिना सॉल्व करे, मतलब जाहिर सी बात है सॉल्व करना होगा। 90 और 30 कितने हो जाएंगे बेटा 120। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा बेटा 60। ये बेटा 90 डिग्री पे होगा क्योंकि नॉर्मल डला हुआ, तो ये कितना होना चाहिए बेटा 30। होप करता हूँ आपको सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि कैसे हम अपनी बेसिक ज्योमेट्री का यूज करेंगे। कुछ नहीं देखना बेटा, आपको बस दो ही चीजें चेक करनी है, एक एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, और आपका जहां पे नॉर्मल है वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आएगा। होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटोगे बेटा, मैं बेसिक क्या डिस्कस करने वाला हूं, ट्रिग्नोमेट्री और साइन का फंक्शन। बेटा आपको एक ग्राफ याद करना होगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता अभी क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी के लिए देख रहा हूं। ये बेटा मैं ग्राफ लेता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं समझने के लिए, साइन थीटा का।
तो यहाँ पे बेटा मेरा थीटा होगा। आपको पता है बेटा साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, पता है आपको, और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हमें जो कंसीडर करना है बेटा वो 0 से 90 तक करना है, क्योंकि TIR होगा या कहीं पे भी हमारा रिफ्लेक्शन देख रहे, रिफ्रैक्शन देख रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से 90 के बीच जा सकता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी 0 से 90 के बीच ही जा सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो हमें अपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा बेटा 0 से 90 के बीच में। ओके ओके बेटा, ये रहा मेरा 0 डिग्री और ये रहा बेटा मेरा 90 डिग्री। ओके समझ रहे आप? तो साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है बेटा, 0, और 1 पे कितनी होती है बेटा, 1। अब आप एक बात बताएं बच्चों, क्या मैं इस 1 को 1/1 लिख सकता हूं, और क्या मैं इस 0 को 1/∞ लिख सकता हूं? अब कुछ लोग पूछेंगे सर आपने ऐसा क्यों करा? बेटा आपको समझाने के लिए करा ऐसा मैंने। आप देखिए, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं अपने आप से, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते बेटा। यहां पे जैसे जैसे मेरा थीटा क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, वैसे ही वैसे यहां पे मेरा जो साइन थीटा का आउटपुट है, साइन थीटा भी क्या हो रहा है बेटा मेरा, इंक्रीज। इसका मतलब है जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा आपके जो वैल्यूज आएंगी साइन थीटा की वो भी बढ़कर आएंगी, मतलब छोटे एंगल पे छोटी वैल्यू और बड़े एंगल पर बड़ी वैल्यू। क्लियर? अब देखिए बेटा कैसे, अब आप मुझे खुद बताएं बेटा, एक फ्रैक्शन का और बेसिक देखते हैं। में 1/, में बेटा 2 है और 1/, में 9 है, कौन बड़ा है बेटा इनमें से? जाहिर सी बात है जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, बड़ा, और जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाता है, छोटा। यहां पे भी किसी को दिक्कत आ रही है तो ये देख लो, और क्या देख लो आप, एक रोटी के 2 हिस्से कर दो, बांट दो 2 लोगों में। एक रोटी के कितने हिस्से कर दो बेटा, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके वटेवर गिन लेना। तो बेटा अब हर इंसान को कम कम हिस्सा मिलेगा 9 लोगों को, और यहाँ पे दोनों लोगों को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, मतलब 1/2 बड़ा है किससे बेटा, 1/9 से। बहरहाल जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, ये होगा। तो इसका मतलब देखिए बेटा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है 0, और यहाँ पे क्या है बेटा 1, डिनोमिनेटर बहुत छोटा इसलिए है मैक्सिमम। मतलब हम जब ऊपर जाते रहेंगे तो ऊपर तो मुझे 1 लेना है समझने के लिए, और जो बेटा डिनोमिनेटर होगा वो मेरा क्या जाएगा, ऊपर जाते वक्त घटेगा और नीचे जाते वक्त बढ़ेगा। इसका मतलब एक मैं स्टैंडर्ड लेता हूं जिसके अराउंड सवाल घूमता है हमारा जनरली, क्या लो बेटा 45 डिग्री। ओके तो यहां पे ले लिया बेटा, मान लो मैंने 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, 1/√2, 1/√2, 1/√2, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में 1.41, तो 1.41। ओके अब मेरे पास मान लीजिए बेटा आप लोग कुछ दो एंगल से, पर्टिकुलर एंगल यहां पे लेता हूं बेटा मैं, साइन थीटा 1 इक्वल्स टू 1 में 1.9, और साइन थीटा 2 इक्वल्स टू बेटा 1 में 1.3। ओके इसे देखे बेटा, यहां पे क्या है, 1 में 1.9 है, डिनोमिनेटर बड़ा ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा होगा, मतलब 1 में 1.9 कहीं यहां लाई करेगा, है ना, नीचे जाते वक्त डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और 1 में 1.3 बेटा कहीं यहां लाई करेगा, है कि नहीं, 1 में 1.3। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा बेटा, θ2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा बेटा, θ1। तो यहां से मैं देख सकता हूं क्या, कि θ1 अगर मैं रेफरेंस इसे मानूं 45 से कम है, और θ2 क्या है बेटा 45 से ज्यादा है। होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं एक अलग स्लाइड ले लेता हूं, हो सकता है इसके बाद आना पड़े इसके ऊपर। एक बार मैं देख लेता हूं बेटा दोबारा से क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड होता है। तो बेटा क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हुआ, ये मेरा इंटरफेस है, ये मेरा रेरर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, ये मेरा क्रिटिकल एंगल पे आईसी, और यहां गया बेटा मेरा ग्रेजिंग हो गई रिफ्रैक्टेड रे की। तो बेटा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी साइन आईसी बराबर म्यू आर इनटू साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपको पता है साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मतलब बेटा
म्यू डी साइन आई सी बराबर म्यू आर। तो बेटा साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू आर अपॉन में म्यू डी। यहां से आप देख सकते हैं आई सी बराबर साइन इनवर्स म्यू आर अपॉन में म्यू डी। सॉरी, खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम ऐसे ही कर लेंगे। और बेटा एक स्पेशल केस क्या, जब हमारा रेरर मीडियम, जब हमारा रेरर मीडियम एयर हो जाए तो बेटा साइन आईसी बराबर क्या होगा, 1 अपॉन में म्यू। ओके, कैसे, रेरर मीडियम का 1 हो गया और जो भी डेंसर मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने एज इट इज म्यू ले लिया। होप करता हूं ये भी समझ में आएगा। इसमें और डिस्कशन करें बेटा तो आप सब मुझे एक बात बताएं, क्या वो बात क्या है बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट पे। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन है बेटा, म्यू बराबर सी अपॉन में वी। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो कि एक कांस्टेंट है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्यों, जैसे ही लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है बेटा, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है बट उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। और वेवलेंथ चेंज होने से बेटा मैं आपको पता है न्यू फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ इज वी। अगर बेटा वेवलेंथ चेंज होती है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की तो प्रॉपर्टी है, किस मीडियम में कैसा हो रहा है, स्टिल बेटा एक गिवन मीडियम के लिए मीडियम हमारा सेम हो सकता है। अब लाइट रेज है हमारे पास येलो और ग्रीन, येलो की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन की वेवलेंथ अलग है। तो इसका मतलब क्या बेटा, सेम मीडियम के लिए ग्लास हमारा सेम है, जब येलो लाइट ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग तरीके से डिक्रीज होगी, और जब कोई और दूसरी ग्रीन या रेड कोई सी भी ट्रेवल करेगी उसकी स्पीड अलग तरीके से डिक्रीज होगी। मतलब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग स्पीड आएगी, जिस वजह से बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेरा अलग अलग आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसके बाद हमने जो भी अभी तक सीखा है उसे हम अप्लाई करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन में। ठीक है, आप इसे उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, तो इसे क्लीन अप कर देते हैं। मैंने स्लाइड में पहले से क्वेश्चन ले रखा है। ये रहा मेरा बेटा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आ चुका है। ओके, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट का मतलब क्या, हमें लाइट बतानी कि कैसे कैसे जा रही है। ओके, यहाँ देखिए सेकंड रे है, यहाँ पे ये फर्स्ट रे है, दोनों अलग अलग कलर की होगी बेटा। ऐसे तो ये बोल दिया कि इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, मतलब ये अलग तरीके से डिक्रीज करेगी इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी अलग तरीके से डिक्रीज करेगी। तो हम देखते हैं कैसे इनका पाथ होगा। पहले बताइए बेटा मैं किसको कंसीडर करूं, दोनों को एक साथ ही लेता हूं बेटा। ये 90 डिग्री पे इंसिडेंस है तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रेयर से डेंसर में हमें टीआईआर देखना होता है, नहीं, रेयर से डेंसर में देखना होता है, डेंसर से रेयर में। तो यहाँ तो वैसे भी सीधा निकल जाएंगे, क्यों, क्योंकि रेयर से डेंसर है, नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ओके, 90 डिग्री पे नॉर्मल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा बेटा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होना चाहिए, 0। तो ये ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी, यहाँ पे बेटा ये ऐसे स्ट्रेट पास कर जाएगी। वही आप क्या लगाएंगे बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपको पता लगा 90 45, ये भी कितना होना चाहिए 45, और नॉर्मल कितने पे होता है, ये बेटा आपका आना चाहिए ना 45, और नॉर्मल कितने पे होता है बेटा 90 डिग्री पे। तो ये ओवरऑल 90 होगा, तो इसमें से यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 45, तो यहाँ पे भी आपके पास कितना आना चाहिए बेटा 45, और यहाँ पे सिमिलर बेटा दूसरा नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए 45। अब दोनों का हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर लेते हैं। ओके, दोनों का हम क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड करते हैं बेटा, चलो यहां पे देख लेता हूं मैं। साइन थीटा C2 सेकंड के लिए फाइंड कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा बेटा, सिंपली अभी फॉर्मूला बताया था, यहाँ पे एयर ही होगा 1 अपॉन में 1.45, और साइन थीटा C1 वो कितना होगा बेटा 1 अपॉन में 1.33। ये दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल के लिए मेरे पास साइन की वैल्यूज आ गई। अब बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे दोनों के लिए ही एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा 45 डिग्री, मतलब ये जो 45 डिग्री है बेटा, अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम हुआ तो क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा, टीआईआर। तो देखते क्या दोनों जगह हो रहा है या नहीं हो रहा, या एक में हो रहा नहीं हो रहा, तो हम कैसे जज करेंगे बेटा, उसके लिए हमें इसे थीटा C2 थीटा C1 और इस 45 को हमें कंपेयर करना होगा। तो हम अभी आपको मैंने बेसिक बताया था बेटा, ग्राफ बना लेता हूं मैं साइन का। ये रहा बेटा 0 डिग्री और ये रहा बेटा 90 डिग्री। विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट एग्जैक्टली फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दिस थीटा C2 एंड थीटा C1, अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम इन्हें यूज कर लेते। और एग्जाम में बेटा सवाल आएगा तो आपको उसकी वैल्यूज दे रखी होगी, तभी आप डिटरमाइन कर पाएंगे, वरना आप डिटरमाइन भी नहीं कर पाएंगे।
बट अगर हाँ आपके फंडामेंटल्स क्लियर है और आपको वैल्यूज नहीं दे रखी तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखिए ये रहा बेटा मेरा 45 स्टैंडर्ड। तो बेटा स्टैंडर्ड बनाया मैंने 45, यहाँ पे कितना होगा 1.141। अब बेटा C2 पे जो आ रहा 1.41 अपॉन में 1.45, ये इसके ऊपर होगा या नीचे होगा? बेटा डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये नीचे होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.45। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आ गया बेटा मेरा, थीटा C2। ओके, अब देखिए बेटा ये क्या है, 1 अपॉन में 1.33। अब यहां पे बेटा डिनोमिनेटर कम है, मतलब ये ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा। अब जब ये बेटा ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन में 1.33, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, थीटा C1। अब यहां से बेटा आप क्या जज कर सकते हैं, क्या ये मेरा इंसिडेंस था, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों जगह पे है बेटा 45 है, तो बेटा 1 के लिए, किसके लिए बेटा, सॉरी 2 के लिए, 2 के लिए बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल, बट ऑन द अदर हैंड बेटा 1 के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे क्या होगा बेटा, नो TIR, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, TIR। तो जब यहां पे TIR नहीं होगा, ये बेटा सीधी जाना चाहती थी बट क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और बेटा यहाँ पे TIR होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कितने से, 45 से। तो ज्योमेट्री से देखेंगे ये 45, ये 45, और बेटा ये नॉर्मल कितने पे आता है, 90 डिग्री पे। ओके ना, या आप उसे छोड़ दीजिए ऐसे, 90 डिग्री वो तो यहां तक होता है, बट ये भी क्या होगा बेटा आपका, ये 45 है ना, तो ये ऐसे आपके पास स्ट्रेट आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? होप आपको ये सवाल समझ में आ गया हो कि कब TIR होगा और कब TIR नहीं होगा। कैसे जज करेंगे, हमारे पास बेसिक हमारी ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद भी बेटा हम कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे डेविएशन पे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक आप सब्सक्राइब वगैरह कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।